सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में हर हाल में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एक्चुअली ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली इसी को ही ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की सिंपल बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियों से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग आज संपर्क विधि को पढ़ेंगे कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो संपर्क विधि को हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत को। यहाँ पर हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं। तो सिद्धांत किस करके पढ़ेंगे, देखिए सिद्धांत में हम लोग एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेंगे कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की देखते हैं, SO2। जब SO2 की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर बनेगा SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ में 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। तो एक सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। और चूंकि यहाँ पे ये आपकी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए लासातेलिए नियम की हम लोग बात करते हैं। जनरली आप लोगों ने इसको सुना होगा, लासातेलिए लासातेलिए नियम के अनुसार इस लासातेलिए नियम में क्या बताया गया है, देखिए इसमें ये बताया गया है कि यदि हम टेम्परेचर को, ये टी है, टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को यदि हम कम कर दें, टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, टेम्परेचर को यदि हम कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को बढ़ा दें, ये हमारे पास प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा, ये जो SO3 बन रहा है ये बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ेगा। मतलब यह SO3 है, SO3 यह अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी, ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो होगी। मतलब बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन होगी, बनेगा तो बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें स्लो तो चलना नहीं है, रिएक्शन को बढ़ाना है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है। तो हम लोगों को रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड हम लोग यदि फास्ट करेंगे, काहे की रिएक्शन की, तो आपको पता है एक चीज़ यूज करते हैं, उस चीज़ का नाम क्या है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले फिलिप ने बताया, एक फिलिप नाम के साइंटिस्ट थे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिनका नाम था क्या, फिलिप, ये फिलिप थे। फिलिप ने क्या बताया था, फिलिप ने कहा था कि यदि लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर और लगभग 1.5 से 1.7 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, ये आपका दाब हो गया है, और इधर देख रहे हैं ये टेम्परेचर हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसका नाम है प्लेटिनम, प्लेटिनम उत्प्रेरक। ठीक है, जनरली हम लोग इसको
प्लेटेनीकृत एस्बेस्टस भी बोल सकते हैं, प्लेटेनीकृत एस्बेस्टस हम लोग बोल सकते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज करेंगे, मतलब 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1.5 से 1.7 वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग संपूर्ण सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होगी, मतलब SO3 आपका क्या बनेगा, बन जाएगा लगभग बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेटिनम धातु होती है, जो प्लेटिनम धातु होती है, ये बहुत ही कीमती धातु होती है, बहुत ही कीमती धातु होती है। इसका एक बार यूज करेंगे ये खराब हो जाएगी। तो किया जाता है, कीमती धातु भी है, एक ही बार यूज हो सकती है, तो हम लोग इसके स्थान पर कुछ और चीज़ यूज करते हैं। वो और कौन चीज़ है, ये आपकी है V2O5। ये आपका V2O5, इसको इसको क्या बोलते हैं, वैनेडियम। ये वैनेडियम वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ऑक्साइड, इसका यूज हम लोग करते हैं। जब हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये इस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करके हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को प्राप्त कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो संपर्क विधि है, आप लोग ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन संपर्क विधि में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का ही यूज करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझेंगे। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर H2SO4 की क्रिया, ये जो बनी हुई SO3 है, इसके साथ करा देंगे, हमारे पास बन जाएगा H2S2O7। ये क्या है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे ओलियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ओलियम भी कहा जाता है। ये क्या है, ये ओलियम है, तो इसे हम लोग ओलियम भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, अब इस ओलियम में, अब ये आपका ओलियम है, मतलब H2S2O7, ओलियम में आवश्यकता अनुसार वाटर मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, जिससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और हमें इसी सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करना था। ये हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई, आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अगर आप 1 घंटे भी बर्बाद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ये गलत होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये तो हो गई सिद्धांत की बात। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेस को देखते हैं कि प्रोसेस को किस तरीके से दिखाया जाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। ये आपका डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं। ये आपका डायग्राम लगा हुआ है। तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ, ये बहुत बड़ा इसका डायग्राम दिया गया है। ये इसके पार्ट कौन कौन से, सबसे पहले इसके पार्ट्स को लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पाइराइट बर्नर। ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइराइट बर्नर है। इसको देखते हैं, नंबर 1 ये हमारा हो जाएगा पाइराइट बर्नर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 2, ये दूसरा, ये क्या है, डस्ट प्रेसिपिटेटर, मतलब धूलकश हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, कूलर है। कूलर को हम इसी में पूरे में इंक्लूड कर लेंगे, अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे। ये हमारा क्या है, वॉच टावर, मतलब धावनकश, ये आपका धावनकश हो जाएगा। धावनकश के बाद ड्राइंग टावर है, ये इसको बोलेंगे, ड्राइंग को क्या बोलते हैं, शुष्कन कच हो जाएगा। इसके बाद आर्सेनिक प्यूरीफायर, पांचवा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ये हो जाएगा शोधक। अगला क्या हो जाएगा, टेस्ट बॉक्स, इसको छठा है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं
परीक्षण कक्ष। सातवां क्या हो जाएगा, ये कन्वर्टर है, कन्वर्टर को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्टर, मतलब परिवर्तक, परिवर्तक। और सातवां क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर। आठवां है एब्जॉर्प्शन टावर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशोषक स्तंभ, अवशोषक स्तंभ। ये कुछ इतनी हेडिंग्स हैं, इतनी हेडिंग्स को हमें पढ़ना, सारी की सारी हेडिंग डायग्राम से ली गई हैं और एक क्रम बाय क्रम है। जब आप लोग डायग्राम को बनाएंगे और लिखेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहली हेडिंग की बात करते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है पाइराइट बर्नर। ये आपको दिख रहा होगा, ये पाइराइट बर्नर है, ये आपको पाइराइट बर्नर दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 1 हेड डालेंगे पाइराइट बर्नर, पाइराइट बर्नर। ये पाइराइट बर्नर क्या होता है, यह एक प्रकार की भट्ठी होती है, यह एक प्रकार की भट्ठी होती है। इसमें आयरन पाइराइट या सल्फर को वायु के साथ जलाया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो आयरन पाइराइट को जलाएंगे, आयरन पाइराइट FeH2 ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा, तब हमारे क्या बनेगा, हमारे पास SO2 बनेगा, और प्लस SO2 बनने के साथ यहाँ पर Fe2O3 बनेगा। ये क्या है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है। चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, इस तरीके से ये 2 रिएक्शन आप लोग बैलेंस करना जानते होंगे। यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर Fe2O3 है, Fe2O3 ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन याद नहीं रहती तो आप लोग सिंपल से सल्फर को भी जला सकते हैं इसी में, और बन जाएगा आपका SO2। हमें SO2 बनाना है। यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड तो बना है, साथ ही साथ में वायु का मिश्रण भी इसके साथ में, इसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हैं। तो इन सभी अशुद्धियों को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस से दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, तो अगली हेडिंग पड़ जाएगी हमारा डस्ट प्रेसिपिटेटर। दूसरी हेडिंग है हमारे पास, बिल्कुल बोल सकते हैं, दूसरी हेडिंग डस्ट प्रेसिपिटेटर को मतलब धूलकश, धूलकश। आप लोग बस चीज़ों को सुनते रहिए अच्छे से, उसी से आपका जो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही नोट्स आपके पास भेजा जाएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको बताया जा रहा है बस आप लोग अच्छे से उसे सुनते रहिए। तो हमारा धूलकश हो जाएगा। धूलकश में क्या होता है, ये हमारा धूलकश बना हुआ, इसमें ऊपर से भाप को प्रवाहित, आप देख रहे हैं स्टीम, ऊपर से भाप को प्रवाहित किया जाता है और नीचे से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो जो भाप होती है, यहाँ पर देख रहे हैं भाप, भाप होगा, और भाप में जो गैसीय मिश्रण में जो आपके धूल के कण होंगे, धूल के कण भाप से क्रिया कर लेंगे। धूल के कण, ये धूल के कण होंगे, ये भाप के साथ क्रिया कर लेंगे और यहाँ पे तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि भाप प्रवाहित की जा रही है और गैसें बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं, इनको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए इनको कूलर के द्वारा कूलर में प्रवाहित किया जाता है, जिससे गैसीय मिश्रण ठंडा हो जाता है। उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है, वाश टावर में या वॉशिंग टावर में भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास है धावन कक्ष। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, अगली हेडिंग हो जाएगी तीसरी, धावन कक्ष। धावन, ये हमारी अगली हेडिंग है। तो धावन कक्ष में क्या होता है, धावन कक्ष में देख रहे हैं ना, ऊपर से जल को फव्वारे के रूप में गिराया जाता है और इसमें अम्ल से पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और नीचे से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित ऐसी अशुद्धियाँ जो वाटर सोल्युबल हैं, जल में घुलनशील हैं, वो अशुद्धियाँ जल में घुल जाती हैं और बह जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और इस प्रकार से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है। तो ये बात हम लोग लिखेंगे, इसमें धावन कक्ष में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, गैसों में पानी भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, इनको हम ड्राइंग टावर में भेजेंगे। अब इनको कहाँ भेजेंगे, शुष्कन कक्ष में। तो चौथी हमारी हेडिंग हो जाएगी शुष्कन कक्ष, ये हमारी चौथी हेडिंग है। इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टपकता होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करेंगे हम लोग। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से टपकता रहता है फव्वारे के रूप में, अम्ल से पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और नीचे से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित जलवाष्प सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो जलवाष्प होगी वो गैसीय मिश्रण से अलग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे,
फिर इस गैसीय मिश्रण को हम लोग कहाँ भेजेंगे, आर्सेनिक प्यूरीफायर में भेजेंगे, आर्सेनिक प्यूरीफायर में भेजेंगे। पांचवा हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्सेनिक आर्सेनिक शोधक। इसमें बात आपको समझ में आई होगी, इसमें बात आपको समझ में आई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ रखा हुआ है। और जैसे इसमें गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा, मतलब इसमें क्या करेंगे, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ, आर्सेनिक गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार से गैसीय मिश्रण हमारा कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है। गैसीय मिश्रण प्योर हो जाने के लिए हमें ये चेक करना है कि गैसीय मिश्रण प्योर हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए इसका हम लोग परीक्षण करते हैं और इसे कहाँ भेज देते हैं, परीक्षण बॉक्स में भेज देते हैं, इसे परीक्षण बॉक्स में भेज देते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी परीक्षण बॉक्स, छठा हो जाएगा परीक्षण बॉक्स, या हम लोग परीक्षण कक्ष भी लिख सकते हैं, इसे परीक्षण बॉक्स भी लिख दो, परीक्षण कक्ष लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये परीक्षण बॉक्स है, आपको डायग्राम में लिख रहा होगा, ये परीक्षण बॉक्स है, ये आपका, इसमें क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें प्रकाश पुंज, इसमें प्रकाश पुंज को प्रवाहित किया जाता है। अब प्लस गैसीय मिश्रण, इसको प्रवाहित किया जाता है। अब ये अब प्रकाश में जब गैसीय मिश्रण है तो गैसीय मिश्रण में जो भी धूल के कण होंगे वो लाइट में हमको दिख जाएंगे, आसानी से दिख जाएंगे लाइट में। अगर धूल के कण नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब हमारे पास जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से प्योर है। तो यदि इसमें धूल के कण दिखाई देते हैं तो ये पूरा प्रोसेस फिर से दोहराया जाएगा, यदि धूल के कण नहीं है तो इसको आगे भेज दिया जाएगा। तो इसमें ये परीक्षण किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई धूल का कण तो नहीं है। तो यदि धूल का कण कोई भी नहीं उपस्थित होता है तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम लोग कन्वर्टर भेज देते हैं। आप लोग देख रहे हैं परीक्षण बॉक्स के बाद अब हम लोग इसे कहाँ भेजेंगे, कन्वर्टर में भेजेंगे, मतलब परिवर्तक में भेजेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी परिवर्तक। तो सातवीं हेडिंग है परिवर्तक। परिवर्तक में क्या होता है, परिवर्तक एक लोहे का बना, एक काहे का बना होता है, लोहे का बना बॉक्स होता है, लोहे का बना कक्ष होता है, ये लोहे का बना कक्ष होता है और इसमें प्लस लोहे की नलियां लगी होती हैं और इन नलियों में ये प्लेटिनम कैटालिस्ट भरा होता है। मैंने बताया था ना, प्लेटिनम के स्थान पर हम लोग आजकल B2O5 का यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास उत्प्रेरक भरा होता है और इसमें प्लस गैसीय मिश्रण, जो हम लोगों ने गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बार बार गैसीय मिश्रण बोल रहा हूँ। गैसीय मिश्रण का मतलब होता है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है और प्लस में साथ में वायु है, इसे हम लोग गैसीय मिश्रण बोल रहे हैं। ये प्रवाहित किया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो परिवर्तक होता है उसका तापमान होता है वो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इस 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो संपूर्ण SO2 है, SO2 प्लस O2, O2 का मतलब वायु, ये रिएक्शन होगी, ये रिवर्स रिएक्शन होती है और ये बन जाएगा SO3 बन जाएगा। यहाँ पर Pt लिख सकते हैं या B2O5, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर लगभग 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी सबसे पहले तो परिवर्तक का टेम्परेचर 400 डिग्री रखा जाएगा, लेकिन जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तब अब आपको इसका टेम्परेचर बार बार 400 डिग्री करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी के कारण इसका टेम्परेचर 400 डिग्री फिक्स रहता है। आपको दोबारा से इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मेंटेन रहता है। तो अब क्या होगा, अब ये संपूर्ण SO2 ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर SO3 बन गई, अब हम वायु नहीं कहेंगे, अब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड कहेंगे। अब इस बनी हुई सल्फर ट्राईऑक्साइड को आगे हम लोग कहाँ भेजेंगे, अवशोषक स्तंभ या कक्ष, जो भी बोल सकते हैं,
अवशोषक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कन्वर्टर है, कन्वर्टर से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया SO3 में और अब भेज दिया है हमने अवशोषक स्तंभ एब्जॉर्प्शन टावर में। ऊपर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है, अम्ल से पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं, नीचे से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जाती है। तो H2SO4 सल्फर ट्राईऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जिसे ओलियम कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में गिरता है और नीचे से SO3 गैस प्रवाहित की जाती है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो H2S2O7 बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या हम लोग ओलियम कहते हैं। ये ओलियम बन गया। अब क्या करेंगे, इस ओलियम में H2S2O3 सॉरी O3 नहीं O7 है, में आवश्यकता अनुसार जल मिलाएंगे। जल मिलाने के बाद हमें 2H2SO4 प्राप्त हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, जिसका हम लोगों को निर्माण करना है। तो इस प्रकार से ये हमारी संपूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ओलियम जो आपका है, ओलियम का फार्मूला कभी कभी जो एग्जामिनर आते हैं आपके प्रैक्टिकल में, वो ओलियम का फार्मूला पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ओलियम का फार्मूला अच्छे से याद रखना है। हालांकि आपको पूरी चीज़ें याद हो गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल विधि है ये। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएँ। ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जब आपको पहले से ही पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना है तो समझदार हैं आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बार बार किस तरीके से मैंने समझाया उसको खुद कॉपी पे लिखकर समझेंगे। नोट्स इसका मैं आपको जैसा मैंने समझाया है वैसा ही नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू बेटा।